आज का टॉपिक जो है वो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ 1937। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जब मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, तो उसके इनॉग्रल सेशन में नवाब विकारुल मुल्क ने एक कंसर्न का इजहार किया था। और वो कंसर्न ये था कि अगर कभी हिंदूज की गवर्नमेंट आई, हिंदू राज आया सब कॉन्टिनेंट में, तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि वो अपनी तरफ से अब हिंदू राज में मुसलमानों पे जुल्म सितम ढाएंगे और अपनी तरफ से जो मुग़ल किंग थे औरंगज़ेब, उसके रूल का बदला लेंगे, क्योंकि हिंदू ये समझते थे कि उसके रूल में बड़े जुल्म सितम हुए हिंदू पे। उनकी ये प्रोडिक्शन सही साबित हुई 1937 में, जब कांग्रेस राज आ गया और कांग्रेस ने तकरीबन 8 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई। और उस दौरान मुस्लिम्स का कल्चर, सिविलाइजेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, हर चीज़ पे स्कोर सेटल करने की कोशिश की। और ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि 1937 के फेब और मार्च में इलेक्शंस होते हैं। और वो इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। 1935 का एक्ट हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। और इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने पार्टिसिपेट किया। और हैरानकुन बात ये है कि दोनों का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता था। इसी वजह से बहुत से उस वक्त के जो न्यूट्रल लोग थे, उन्होंने कहा कि कई सूबों में 2-3 जगह पे तो इनको चाहिए कि मिल के कोलिशन गवर्नमेंट बना लें। आप दो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वो मेजॉरिटी नहीं थी किसी भी हाउस में जो कांग्रेस को मिली। लेकिन बहरहाल आगे चल के देखते हैं यूपी में कैसे अपनी तरफ से ह्यूमिलिएट किया कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को इस बात पे। अब ये मैनिफेस्टो क्या थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो देखते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो जो था, इसमें क्या क्या मंशूर इन्होंने अपना रखा था, क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले तो मुस्लिम्स के जो रिलीजियस राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, जितने भी उस वक्त लॉज चल रहे थे जो ऑप्रेसिव थे मुस्लिम लीग की नज़र में, उनकी क्वॉशमेंट, यानी उनको ख़त्म करना। इसके बाद जो है ऐसे तमाम लॉज को ख़त्म करना जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं और इंडिया के लिए एडवर्स हैं। नेक्स्ट फिर ये था जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर थे इंडिया के, उनकी कर्टेलमेंट, और इससे जो सेविंग होगी ये भी साथ ही था। उनको जो है लगाया जाएगा कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स, यानी ऑस्टेरिटी मेजर्स ली जाएंगी दूसरे लोग साधा लोगों में। इसके अलावा इंडियन आर्मी के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जाएगा, यानी डिफेंस बजट को कम किया जाएगा। और आर्मी के अंदर इंडियंस की इंडक्शन को, इनकी भर्तियों को यकीनी बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाएगी और लोगों का लाइफस्टाइल सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और एजुकेशन लेवल पे, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में अपलिफ्टमेंट होगी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ही बेहतरीन तरीका है
जदीद दौर में अपलिफ्टमेंट का। और एजुकेशन के लिए कंपलसरी किया जाएगा प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए। उर्दू लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा और स्क्रिप्ट को भी। मुस्लिम्स का कल्चर है ना भाई, मुस्लिम्स की जनरल वेलफेयर को इम्प्रूव किया जाएगा। अवेयरनेस दी जाएगी लोगों की, जनरल अवेयरनेस। तो अगर इस मैनिफेस्टो को देखें तो सोशल लेवल पे तो ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है। आल्दो माइनॉरिटी के राइट्स प्रोटेक्ट होने की भी दो तीन जगहों पे बात की है, दो तीन पॉइंट्स में, लेकिन साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल, जनरल अवेयरनेस और क्वेश्चनमेंट ऑफ ऑप्रेसिव लॉज, और इसके अलावा इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कर्टेलमेंट, ऑस्टेरिटी मेजर्स, और आर्मी की बात हुई डिफेंस बजट कम करने की। तो ये ओवरऑल तो सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं, पूरे इंडिया की वेलफेयर की बात हो रही थी। और कांग्रेस के भी जो सोशल पार्ट ऑफ मैनिफेस्टो था वो मिलता जुलता था। वो देखते हैं आगे। और साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये भी अनाउंस किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के साथ कोऑपरेशन करने के लिए भी तैयार हैं। इस बारे में जो मैनिफेस्टो की हमने बात की, जो सेम था, प्रोफेसर ट्रूपलैंड ने कुछ कहा हुआ, वो देखते हैं। प्रोफेसर ट्रूपलैंड ने, जो एक रिनाउंड हिस्टोरियन है, दोनों मैनिफेस्टो दोनों पार्टीज के पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, टू ऑल अपीयरेंसेस द सोशल पॉलिसी इट एडवोकेटेड, यानी मुस्लिम लीग वाले के मैनिफेस्टो ने, वाज मच द सेम एज द कांग्रेस पॉलिसी। इसके अलावा जो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब थे, ये हालांकि एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक मुस्लिम थे, कांग्रेस की साइड लेते थे, लेकिन उन्होंने भी यही कहा, द मैनिफेस्टो issued by the league showed as much awareness of the people needs as that of Congress। तो मिलते जुलते ही थे दोनों के। कांग्रेस ने ये इलेक्शंस पैसे और मटेरियल रिसोर्सेज की बैक पे लड़े, क्योंकि बम्बे और अहमदाबाद में हिंदू कैपिटलिस्ट ने इनको बड़ा पैसा दिया, और इसके अलावा प्रोपेगेंडा मशीनरी भी यूज़ की, गांधी का इन्फ्लुएंस भी था। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, उनकी बैक पे ना कोई बड़े सरमायादार थे, कैपिटलिस्ट थे, ना इनके पास कोई और मटेरियल रिसोर्सेज थे, ना इनके पास प्रोपेगेंडा मशीनरी थी कांग्रेस को काउंटर करने के लिए। यहीं से देख लें कि लीग के पास सिर्फ एक न्यूज़पेपर था जो इनका रिप्रेजेंटेटिव था, द स्टार ऑफ इंडिया। उसको भी अकेले को पूरे कांग्रेस मीडिया का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस वक्त, जो मैनिफेस्टो था, मुस्लिम लीग इसको सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर सकी, और इतनी उस टाइम पे पॉपुलर भी नहीं थी। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कांग्रेस बड़ी सक्सेसफुल हो गई इलेक्शन में। टोटल जो सीट्स थी, यहीं से अंदाज़ा लगा लें, 1585 पूरे इंडिया की, उसमें से हाफ से थोड़ा सा कम, या हाफ कह लें 711 कांग्रेस की थी। और इसके बाद अगर देखें, वो ये था कि 5 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ली, और वो मद्रास थे, यूपी था, सीपी था, बिहार था, उड़ीसा था। बॉम्बे में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं दे सके, लेकिन जो है डिफरेंट स्मॉलर फैक्शन ग्रुप्स के साथ मिलकर एक पोजिशन गवर्नमेंट बना, मुस्लिम लीग का कोई हाथ नहीं। और इसके अलावा जो है
कांग्रेस को पहले से नज़र आ रहा था एक्चुअली कि इनको जीत मिलेगी इन इलेक्शंस में, इसी वजह से ज़रा उनके दिमाग ख़राब हो गए। और जब रिज़ल्ट आए इन इलेक्शंस के, तो उस वक्त जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने बोला कि अब से कांग्रेस की डिक्टेटरशिप पूरे इंडिया में स्टार्ट होगी। पंडित नेहरू इससे भी आगे चले गए, उन्होंने कहा कि इंडिया में दो पार्टीज हैं बस, एक कांग्रेस और एक गवर्नमेंट, द अदर्स मस्ट लाइन अप। फिर जिन्ना ने जवाब दिया, आई रिफ्यूज टू लाइन अप विद द कांग्रेस, देयर इज अ थर्ड पार्टी इन दिस कंट्री एंड दैट इज द मुस्लिम्स, वी आर नॉट गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय एनीवन। तो इस तरीके से ज़रा बिटरनेस बढ़ गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि यूपी में मुस्लिम लीग कुछ सीटें जीत गई, लेकिन कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। तो वहाँ पे जो लीग के जीतने वाले मेंबर्स थे, उन्होंने सजेशन दी कि कोलिशन गवर्नमेंट बना दी। तो कांग्रेस ने ऐसी रिडिकुलस, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने ऐसी रिडिकुलस उन्होंने कंडीशंस रखी कि पहले मुस्लिम लीग को छोड़ दो, यूपी वाली मुस्लिम लीग डिसॉल्व कर दो, कांग्रेस में आ जाओ, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को जवाब दोगे, लिख के दो, इस तरह की चीज़ें। तो उनको फिर लीग के मेंबर्स को ये रिजेक्ट करनी पड़ी। और हिंदू नैरो माइंडेडनेस थी इन सारी चीज़ों में। और इसके अलावा मुग़ल दौर से यूपी एक बड़ा गढ़ रहा मुस्लिम कल्चर का, मुस्लिम ग्लोरी का। इस वजह से पूरे इंडिया के मुसलमान एक ट्रेंड सेटर के तौर पे यूपी में मुस्लिम्स को देखते थे। तो पूरे इंडिया में मुस्लिम्स को झटका लगा कांग्रेस के इसके लिए। इसके अलावा नेहरू फैमिली भी यूपी से ही थी, और कांग्रेस की इसी वजह से एक्टिविटीज़ का हब था। तो यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मुस्लिम मेंबर्स इलेक्ट हुए वो 66 थे, और इस 66 में सिर्फ एक मुसलमान कांग्रेस के टिकट पे हुआ था, बाकी या मुस्लिम लीग के हुए थे या आज़ाद पार्टियों की तरफ से मुस्लिम हुए थे। लेकिन उसके बावजूद उनकी ऐसी डिमांड्स थी। और डिमांड्स किसने रखी थी? कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने चौधरी खलीफुर्रहमान को लेटर लिखा था कि ये कंडीशन है, तो फिर अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गया। और इन्हीं डिमांड्स के अंदर जो है यही था कि यूपी के अंदर जो मुस्लिम लीग है वो ख़त्म कर दें। आइडिया पीछे ये था कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग के प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन में यूपी की पावर है मुस्लिम लीग की, तो वही वाइंड अप हो जाएगी तो पूरी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो है कई हिस्टोरियंस ने भी फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बाद में भी एक फेमस और पॉपुलर हिस्टोरियन है पी ग्रिफिथ्स, उनके ये अल्फाज थे, इट वॉज अ ग्रीवस ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ कांग्रेस since there was no difference between the political and social programs of the two parties, so the coalition governments would easily function। लेकिन वो फिर नहीं माने। डॉक्टर सिन्हा एक थे, उन्होंने भी हिंदुस्तान स्टैंडर्ड में कांग्रेस के एटीट्यूड को बड़ा कंडेम किया और कहा कि लीग के साथ मिल के इनको मुस्लिम लीग के साथ मिल के लाना चाहिए। मौलवी तुफैल मंगलोरी बड़े स्टॉन्च सपोर्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने भी कांग्रेस को तनकीद की कि इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेस की ये तो हमने ब्लंडर्स वगैरह देखे, लेकिन कांग्रेस ने अपने इस दौर में मुस्लिम्स के साथ किया गया। सबसे पहले हर जगह पे हम देखते हैं, उसी को डिस्कस करते हैं, वंदे मातरम को नेशनल एंथम बना दिया। अब ये था क्या? ये बेसिकली एक तराना था, और ये इसमें मुस्लिम्स को ऑप्रेसर दिखाया गया था और हिंदूज़ को ऑप्रेस दिखाया गया था। और फिर हिंदू उठते हैं इकट्ठे होकर मुस्लिम्स के अगेंस्ट। इसकी डिटेल भी आपको बताते हैं। ये एक्चुअली एक नावल था, आनंद माँ, एक बंगाली राइटर ने, जिसका नाम था बंकिम चंद्र चेटर्जी, उसने
अपने नावल में ये पार्ट दिया था कि बंगाल में मुस्लिम लैंडलॉर्ड होता है, जुल्म करता है हिंदुओं पे, फिर हिंदू इकट्ठे होते हैं और उनमें से एक हिंदू था वो बाकी लोगों को कन्विंस करता है और वो हथियार उठाते हैं और मुस्लिम को मार देता है। तो ये बेसिकली एक तरह की मुगली ज़ात और गालियाँ थी मुस्लिम के अगेंस्ट, मुस्लिम रिलीजन के अगेंस्ट। तो इसे नेशनल एंथम बना दिया, मुसलमानों को मजबूर किया कि आपको ये करना होगा। तो इसके अलावा दूसरी जो बड़ी एबोमिनेशन थी इनकी, वो वारदा एजुकेशनल स्कीम थी। सिलेबस को चेंज कर दिया। जो मुस्लिम हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ प्रॉफिट्स वगैरह हैं उनका इंट्रो बिल्कुल शॉर्ट कर दिया और गांधी के चैप्टर डाल दिए और अपने जो डायरीज हैं, हिंदू के गॉड्स हैं, उनके नाम डाल दिए। इसे वारदा एजुकेशन स्कीम कहा गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये तैयार किया और इसके पीछे था ये कि मुस्लिम अपना पास हो जाए, इंग्लिश को अडॉप्ट कर लें, नॉन वायलेंस की तरकीब दी गई। तो इसे कहा गया वारदा एजुकेशन स्कीम। ये भी एंटी मुस्लिम था और न्यू एजुकेशन स्कीम आ गई। सीपी, इसी के अंडर सीपी और बिहार में विद्या मंदिर स्कीम आई। इसमें क्या किया गया, मंदिरों को स्कूल्स में कन्वर्ट करा दिया गया, वहाँ मुस्लिम्स के बच्चों को भी पूजा करवानी स्टार्ट करा दी गई और इस तरह की अबॉमिनेबल एक्टिविटी स्टार्ट की गई। उर्दू लैंग्वेज को हटा दिया गया नेशनल लैंग्वेज के, इसको हटा दिया गया नेशनल लैंग्वेज। हिंदी और संस्कृत के मुश्किल मुश्किल वर्ड्स रेडियो पे पढ़ने स्टार्ट हुए, खबरनामों में हर जगह। कोर्ट की लैंग्वेज से भी उर्दू को हटा दिया गया। इस पर फिर जो है कुछ रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स मुस्लिम्स ने निकाली, पीरपुर रिपोर्ट थी। यही अट्रॉसिटीज़ पे कांग्रेस ने कैसे मुस्लिम्स का जीना हराम किया, इसी पे 1937 में मुस्लिम लीग ने 8 लोगों की कमेटी बनाई। राजा सैयद मोहम्मद महदी और पीरपुर ने इसे प्रिजाइड किया और कमेटी ने फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की कि मुस्लिम को क्या क्या जुल्म उठाए गए। 96 पेजेस की रिपोर्ट थी 3 क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जनरल रिव्यू था क्रिमिनल प्रॉब्लम। सेकंड जो कांग्रेस पॉलिसीज़ थी, वंदे मातरम, तिरंगा फ्लैग, मुस्लिम्स को लोकल बॉडी से निकाले जाना, कम्युनल राइट्स के कॉजेज़। और थर्ड में जो है मुस्लिम्स को मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सीपी, बम्बे और यूपी के तहरीरी कंप्लेंट्स। बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी। इसके बाद जो है एक और रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, ये सिर्फ बिहार के मसाइल पर लिखी गई और मुस्लिम को कैसे ट्रीट किया गया। एस.एम. शरीफ ने इस पर उनके अंडर कमेटी बनाई गई और उन्होंने फिर मुस्लिम के इसमें प्रॉब्लम बताए। इसके बाद जो है एक और भी बुक इसी पे, बुक का टाइटल था कांग्रेस राज इन सीपी और ये लिखी थी हकीम इसरार अहमद कुरैशी ने। इसमें भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के जो है सीपी और बिहार में बिहार में उन्होंने किया। लॉ एंड ऑर्डर, वारदा एजुकेशन स्कीम, विद्या मंदिर स्कीम, रेवोल्यूशन, कार्नेज ऑफ मुस्लिम इंडस्ट्रीज एंड ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई। फिर जो है फाइनली डिसएग्रीमेंट्स हुए ब्रिटिश के और कांग्रेस के। कांग्रेस की मिनिस्ट्री से रिज़ाइन किया तो कायदे आज़म ने द डे ऑफ रिलीजन्स करार दिया 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम्स ने ऑल ओवर इंडिया जो है एक तरह की खुशियाँ मनाई कि कांग्रेस के राज से जान छूटी। इस पर कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हुई। तो ये
कायदे आज़म ने एक्चुअली अपील की सारे इंडिया के मुस्लिम से, उन्होंने अपने अपने शहरों कस्बों में बाहर निकल के शुक्राने के नवाफिल अदा किए और खुशियाँ पीसफुली खुशियाँ मनाई। तो ये कांग्रेस मिनिस्ट्री से